दूरदर्शन समाचार की टीम आज मौजूद है फूलपुर में। इलेक्शन रिपोर्टर अपने कार्यक्रम के चलते जानना चाहती है कि नब्ज क्या है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन नाक का सवाल है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। यूपी में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी गठबंधन सभी अपने नारे बुलंद करने पर पूरा जोर लगा रहे हैं। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे को सीधा निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे विधानसभा फूलपुर की, और इस सीट पर राजनीतिक जानकारों की माने तो यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा था, लेकिन बीएसपी के उपचुनाव में आने से यहाँ अब मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। बीजेपी ने फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बात करें जाति समीकरण की तो फूलपुर सीट कुर्मी बाहुली सीट है। इस सीट पर यहाँ सबसे अधिक एससी और ओबीसी वोटर्स सबसे ज्यादा है। ऐसे में दीपक पटेल को टिकट देकर बीजेपी ने जहाँ ओबीसी कार्ड खेला है, तो ही बसपा के चुनावी मैदान में उतरने से दलित और मुस्लिम वोटर बसपा और सपा में बढ़ सकते हैं, जिससे फूलपुर में बीजेपी, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। फूलपुर के जाति समीकरण की बात करें तो कुल वोटर करीब 4,06,000 है। अनुसूचित जाति करीब 75,000, पटेल वोटर्स करीब 70,000, यादव वोटर्स करीब 60,000, मुस्लिम वोटर करीब 50,000, ब्राह्मण वोटर लगभग 45,000 है। लेकिन इसी के साथ फूलपुर में सपा कांग्रेस के आमने सामने आने से यूपी उपचुनाव की सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। सपा मुखिया अखिलेश एक तरफ विपक्षी गठबंधन में एकता के नारे बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश यादव अब इस चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। सुरेश यादव का चुनाव लड़ना ही सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे तो आजादी के बाद से दुनिया भर में चर्चित रहने वाला फूलपुर संसदीय क्षेत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री का चुनावी क्षेत्र तो रहा ही है, तो कई बार अप्रत्याशित परिणाम देने और कई बड़े नेताओं को हराने के लिए भी मशहूर रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2009 तक तमाम कोशिशों और समीकरणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करने में नाकाम रही। लेकिन विपक्षी गठबंधन की इस लड़ाई से बीजेपी इस सीट पर अब अपनी राह आसान मान रही है। वैसे तो इस सीट का नाम फूलपुर है, लेकिन यहाँ सियासत हमेशा कांटों भरी रही है। अगर हम बात करें फूलपुर लोकसभा की तो निश्चित रूप से फूलपुर एक ऐतिहासिक लोकसभा सीट है और फूलपुर में ही फूलपुर विधानसभा है जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस फूलपुर लोकसभा का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और तब से लेकर आज तक बहुत कुछ यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन दरकार अभी भी कहीं न कहीं विकास की है, रोजगार की है, भोजन की है। और इन सारी चीज़ों से कितना निजात पाया है यह इलाका, इसको जानने के लिए हम पहुँचे हैं फूलपुर के एक ग्रामीण इलाके में और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, क्या किस तरीके से राजनीति है और किस तरीके से लोगों का मन है। क्या नाम है आपका? गुलजारी। गुलजारी जी, ये जो वर्तमान सरकार है योगी और मोदी की या अखिलेश की, कौन सरकार आपको अच्छी लगी? हमारे लिए तो कुल ये है। हाँ, मतलब हमका जब मिले तब तो हमारे 4 लड़कियाँ हैं, उनके कौनो रहा सर नहीं ने, एक बिस्सा एक चौवा कहूँ धनिया मुरई बोवे के खेत नहीं ने। हम नैहरे में है, हमका कोनो चीज़ नहीं ने। आदमी हमार खत्म हो गए, कोनो चीज़ हमका नहीं सुविधा है। राशन मिलता है कि नहीं? राशन कार्ड है? पावत है 5 किलो। आवास मिला है? हाँ, ये 5 किलो। आवास मिला है? नहीं। अरे यही कहना है कि यहाँ ना कोई कॉलोनी मिले, ना लेटरिन मिले। लोग आते हैं बस वोट दे दें, प्रधानी भी दे दें, वैसे भी दे दें, कोई यहाँ सुविधा नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं मिला है यहाँ। अच्छा, ये बताइए गैस मिली है कि नहीं? अरे हमको नहीं मिली है गैस, हम लोग के नहीं मिली है, ना लेटरिन मिली है, ना गैस मिली है, ना कॉलोनी मिली है। बस यही आज 2 महीने से गल्ला मिल रहा है बस। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं हर घर नल से जल कर यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, पानी भी नहीं दे रहा है अभी। हाँ, अभी काम चल रहा होगा हाँ, ना? काम चल रहा है। जैसे अब हम तनोगी के साथ सब दिन रही कमल फूल पर, बाकी हमें सब कतो आस मिले नहीं बा। चलो दिखाई टूटा फूटा घर में हम सब भाई, अब का बताइए। हाँ, और का टूटा फूटा घर में है तो का बताइए। ये व्यवस्था आपका जो आपने जिसको प्रधान चुना होगा वो प्रधान तो चुने, प्रधान सुनबे नहीं करी। जब लड़का कहीं साहब ओटिया दे दी है, साहब जब ओटिया दे बिना तैयार वोट दे दें तो साहब कहीं कि तू वोटे नहीं दिया भुलाइए।
भुला गए वैसे तो ओगी के हम सब आज से नहीं शुरू से सब दे चाहे जिंदे बाकी हम साथ है तो साथ है हमार खुला काम रहता है। हाँ वोट दे थे बाकी हमें सबके अर्थन कभी सुविधा नहीं मिला। कहीं न कहीं लोगों को मलाल इस बात का है कि सत्ताधारी दल के साथ भी हैं, लेकिन वो सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो सकी हैं जो सत्ताधारी दल डंके की चोट पर कहता है कि गांवों तक पहुंचाई गई हैं। निश्चित रूप से ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों को देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकार की वो योजनाएं क्यों नहीं इन तक पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? बड़े लाल सरोज। बड़े लाल जी, क्या है? हमारे को तो कुछ नहीं मिला अभी। अब पानी जो सुविधा की अपने से किया, रहने की सुविधा की अपने से किया। हाँ, रास्ता भी सही नहीं, हर चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रधान के लगे जाओ, हाँ हाँ हो जाएगा, कोई सुनाई नहीं, कोई काम नहीं, क्या करें। अभी ये सरकार में जुड़े हैं, सभी वोट दे रहे हैं, देंगे, समझो। भरोसा है, बगैर भरोसा है कि ये सरकार कुछ करेगी आपका भला? जब हो जाए तो मतलब भरोसा है कि जब मिल जाए तो। क्या नाम है? इसरार नाम है। इसरार जी, क्या देखते हैं आप? सही है, सब कुछ सही है, सब विकास हो रहा है पूरी तरीके से। नाली, रोड, सड़क, सबको राशन मिल रहा है, सबको आवास मिल रहा है, सबकी समस्याएं दूर हो रही हैं। और जब इस तरह का नारा आता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आपको नहीं फर्क पड़ता है? नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता है? सब साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मुमताज़ अहमद जलालपुर। और इनका कार्य भारतीय जनता पार्टी का भैया बहुत अच्छा है। ये सारा कार्य देखते हुए हम लोग मुस्लिम इसमें जुट गए और जुटे हुए हैं और बहुत अच्छा विकास है। विकास के ऊपर हम लोग जुटे हैं, इनके ऊपर, खाली विकास के ऊपर नहीं। कई बार इस तरह के मुद्दे आते हैं। नहीं, ये तो सब अफवाह आते हैं सर, ये अफवाह आती थी, लेकिन इनका विकास बहुत अच्छा है। विकास के ऊपर हम लोग साथ में हैं, साथ में रहेंगे। दीपक पटेल को विधायक बनाएंगे और बहुत बहुमत से ही बनेंगे, मालिक चाहेगा इसके ऊपर। नहीं, जो नारा लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे और क्या क्या दुनिया ये तो सब नारा है सर, ये नारा बहुत आता है जाता है। नारा वाले बहुत पीटते हैं, आते हैं जाते हैं, इसमें कोई दम नहीं नारा में, और ठीक ठाक है सब। बस ब्रजेश मिश्रा। मिश्रा जी, क्या देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो है कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ विकास हो रहा है। आदमी को गल्ला मिल रहा है, राशन मिल रहा है, जल नल से पानी मिल रहा है, शौचालय, आवास मिला है सर। रोड की व्यवस्था 1 नंबर की हो गई है सर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास ही तो है सर। हमारे साथ और लोग भी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है लोगों को इस उपचुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में या कि पार्टी के इतर किन मुद्दों पर चुनाव करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दीपक पटेल भारी मतों से जीत रहे हैं। और विकास की बात है तो विकास पूरी जनता देख रही है, क्या विकास हुआ है। विकास का अंबार लगा हुआ है। नाली, सड़क, लैट्रिन, आवास, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में ये सब काम शुरू हो चुका है, बन चुका है, बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिता रहे हैं भारी भारी मतों से। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया करते थे और 2014 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है इस सीट को डाला। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है जब धारा बदली, राजनीतिक विचारधारा बदली, तो इस राजनीतिक विचारधारा के बदलने के पीछे वजह क्या रही और किस तरह से लोगों ने भाजपा को जो है सपोर्ट करने का मन बनाया। और अभी भी जो निवर्तमान विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनके सांसद होने के बाद यह सीट खाली हुई और फिर से 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव हो रहा है। क्या कुछ है? देखिए, हमेशा से आज़ादी के बाद से ही चुनाव में 3 मुद्दे होते थे, बिजली, पानी, सड़क। और 50 साल से इस मुद्दे को कोई भी राजनीतिक पार्टी ख़त्म नहीं कर पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में बिजली, पानी, सड़क के क्षेत्र में इतना काम कर दिया, आज चुनाव में मुद्दे रह ही नहीं गए। और भय, भूख, भ्रष्टाचार के भी मामले में इस सरकार ने बड़ा उल्लेखनीय काम किया है। हर मतदाता और हर नागरिक इसको महसूस भी करता है। रही बात यह है कि जैसे आवास है, शौचालय हैं और गैस, उज्ज्वला गैस है,
ये चीज़ें हर घर में पहुंचनी चाहिए। सरकार प्रयास भी कर रही है लेकिन 100% नहीं हो पाता है, लेकिन सरकार निरंतर काम कर रही है। अभी शौचालय की संख्या बढ़ाई गई, अभी आवास की संख्या बढ़ाई गई है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये विकास कर रही है, लोग महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय भी हमको तो लगता है कि अभी 10 साल 20 साल तक प्रदेश में और देश में राष्ट्रीय भाजपा की सरकार रहेगी। लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, क्या आपकी नौकरशाही पे, भाजपा की नौकरशाही पे पकड़ कमज़ोर है क्या? नहीं, पकड़ तो कमज़ोर नहीं है। कहीं कहीं जो स्थानीय जैसे प्रधान होते हैं और भी जो जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर के होते हैं, जो हमारी विचारधारा के नहीं होते या दूसरे दल के होते हैं, तो उनका काम होता है कि सरकार के प्रति लोगों को गुमराह करना। वो अपने लोगों को तो सुविधा पहुंचा देते हैं लेकिन हमारे मतदाता हैं उनको नहीं देते हैं। तो इससे भी लोग चीज़ें योजनाएँ हैं सही जगह तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा और मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का सपना है 2047 तक, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। फूलपुर विधानसभा का यह उपचुनाव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नाक का सवाल बना हुआ है। फूलपुर विधानसभा या कहें फूलपुर लोकसभा एक ऐतिहासिक सीट रही है और उस ऐतिहासिकता को देखते हुए सरगर्मियां जिस तरीके से एक उपचुनाव में होनी चाहिए, क्या कहना है लोगों का, मुद्दे क्या हैं, इसको हम जानने के लिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं दान बहादुर मधुर, मीडिया प्रभारी समाजवादी पार्टी। क्या मुद्दा है इस चुनाव में? बहुत सारे मुद्दे हैं, कितना मुद्दा गिनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब चुकी है। अभी ये उपचुनाव आप देख रहे हैं, इसमें फूलपुर से हमारे समाजवादी पार्टी की ओर से श्री मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी प्रत्याशी बनाए गए हैं और मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी 22 में भी प्रत्याशी थे। 2022 के चुनाव में मात्र 2700 कुछ वोटों से उन्हें शिकस्त मिली थी और इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस लोकसभा के चुनाव में लगभग 18,000 मतों से समाजवादी पार्टी भाजपा से जीती हुई है और हम उसी जोश खरोश के साथ हमारी फिर से तैयारी हो रही है और अब की बार हम 25,000 30,000 से ऊपर की लीड लेना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कहें तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटोगे, कितना प्रभावी है? वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसकी कभी वो बात ही नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी। मुद्दों से भटकाने के लिए कभी कटेंगे तो बटेंगे की बात करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को आप गिनवा रहे हैं, क्या योगी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं था? नहीं, बिल्कुल था, लेकिन इनसे कम था। छात्र चाहे नौजवान सबको पीड़ित कर रहे हैं, न रोजगार है न कुछ है। नहीं, ये जिस लोक सेवा आयोग को लेकर के छात्रों का ये आंदोलन है, इसी लोक सेवा आयोग पर प्रश्न चिन्ह अखिलेश सरकार में भी लगा था और उसमें भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके अध्यक्ष को हटाया भी गया था। जांच ही चल रही है? चल रही है ना, केवल चल रही है, लेकिन कुछ निर्णय नहीं आना है। जांच चलाए 7 साल हो गया जांच होने में, जांच की रिपोर्ट कहाँ है? आज तक इन्होंने पेश किया कि क्या हुआ है? तो अभी मुंसफ मजिस्ट्रेट में इनके 2 कापी बदली हुई पकड़ी गई, क्यों नहीं चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जिस मुद्दे को बीजेपी ने या बीजेपी समर्थकों ने 46 में 84 कह रहे थे, पहली बात तो गणित गलत थी। हमारे विधानसभा में हमारे अखिलेश यादव ने कहा कि वो हमको दिखा दें, हम मान जाएंगे कि 84 लोग में 46 में 84 कैसे हो गए। आज तक रिपोर्ट नहीं दिए, आज तक नहीं बताया जाता। मीडिया के लोग, जिसमें आप लोग भी हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं कि सत्य है। मीडिया के लोग क्या ही बता सकते हैं कि 46 में 84 हो सकते हैं यादव, और वो 3 साल में। हम तो वही दिखाते हैं जो आप लोग कहते हैं। नहीं, हम लोग नहीं कहते, कोई कहता नहीं, कुछ लोग आप लोग भी कहते हैं। जबकि 3 साल में 22 यादव हुए थे, ये 3 साल में 22 हुए थे। हमारे राम गोपाल यादव जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने प्रमाण के साथ बताया था, लेकिन आज तक उस पर कोई विश्वास नहीं करता। जैसे आपने अभी पूछा कि लोक सेवा आयोग में केवल आपने आरोप लगाया, आरोप का कोई भी आज तक निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का निष्कर्ष निकल रहा है कि आप नॉर्मलाइजेशन कर क्यों रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन करने का मात्र उद्देश्य है कि उसमें जो गंदगियां हैं आप उसको करेंगे। जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, कोर्ट ने ये कहा कि 19,000 लोगों को बैकवर्ड को जगह नहीं दी गई, कोर्ट का निर्णय है। यानी एक निर्णय आ गया
उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आप ये कहते हैं कि इस समय ऐसा हुआ था, क्या हुआ आप अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोक सेवा आयोग गलत कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन में वही जो गलत प्रक्रियाएं हैं और जिस तरह से आप हर कुछ करते हैं। नीट का एग्ज़ाम आप लेते हैं, नीट के लिए अध्यादेश लागू हुआ था जिसको कि फरवरी 2022-23 यानी फरवरी 24 में वो पास हो चुका था, जिसके आधार पर दंड का एक कठोर विधान बनाया गया था। पास होने के बाद भी उसका लागू कब कर रहे हैं? 8 जून के बाद, जिस दिन नीट का रिजल्ट आ चुका है। तात्पर्य ये था कि इन लोगों की पूरी व्यवस्था थी कि नीट में अपने आदमियों को लगा दिया जाए और लगाने के बाद उस कानून को लागू किया जाए। केवल हम पूछना चाहते हैं क्यों फरवरी में लागू नहीं किया गया वो कानून। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन 9 पर सरगर्मियां ऐसी हैं कि लगता है कि आम चुनाव है विधानसभा का। ऐसे में कम से कम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों दें? आज केंद्र में भी जिस तरह से बीजेपी सरकार अपने जो भी एजेंडे दे रहे हैं उस पर काम कर रही है, सरकार गरीबों के लिए जो काम कर रही है उसके आधार पे जनता सुखी है और संतुष्ट हैं, तो सरकार के पक्ष में वोट जाना लाजमी है। और हम सब पार्टी के गठबंधन के सहयोगी कार्यकर्ता हैं, अपना दल एस के हम सब लगे हुए हैं कि हमारा प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते। ये सत्य है कि जो भी सरकार काम कर रही है उसमें हमारे प्रदेश की जनता खुश है। जो भी गल्ला वल्ला का वितरण हो रहा है, कोई भी सरकार आज तक कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं जनता को दिया था, लेकिन ये सरकार व्यक्तिगत लाभ दे रही है, इसलिए जनता इनको जिताने के लिए बेशक प्रयास कर रही है। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और देश में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो रहा है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि बटोगे तो कटोगे, आलोचना कर रही है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी कर रही है। कितना सहमत हैं आप इससे? देखिए, कुछ तथ्य ऐसे हैं तो झूठ बोल के आप उनको इनकार तो नहीं कर सकते या उनसे भाग नहीं सकते। आप पत्रकार हो, आप बताओ अफ़गानिस्तान क्यों बना? धीरे धीरे वहाँ हिंदू जनसंख्या कम हो गई, मुसलमान जनसंख्या हो गई कि और कोई कारण है? पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बने? धीरे धीरे वहाँ हिंदू बटा, धर्मांतरण कराया गया, संख्या कम हुई, बांग्लादेश पाकिस्तान बना। आज भी बर्मा का उदाहरण ले लीजिए। रंगून किसी समय हमारे यहाँ फिल्मों में गाने आते थे, रंगून हमारे देश का भाग था। ईसाई बहुल हो गया, अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो तथ्यात्मक बात है। आप उसको झुठला के ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते हो। उससे सावधान रहोगे, उसके अनुसार व्यवहार करोगे तो आप सुखी रहोगे, आपका समाज जुटा रहेगा। वोट के कारण जो आजकल धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की बात कर रही है सपा कांग्रेस, उससे देश का भला नहीं होने वाला है। और यह बातें ज़्यादा दिन तक गलत बात बोल के आप जनता को बलगला नहीं सकते हो। जो तथ्य है वो तथ्य है। हम कभी तो नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से मुसलमान भगा दिए जाएं, ईसाई भगा दिए जाएं, लेकिन वो अंधाधुंध धर्मांतरण कराएं, योजना बना के हिंदू जनसंख्या को कम करने का प्रयास करें। क्या ये उचित है आपके हिसाब से? आप बताओ, आप अखबार में रोज़ पढ़ते हो ईसाई धर्मांतरण लालच के आधार पर कराया जा रहा है, लोगों के खिलाफ FIR हो रही है। अगर ऐसी गतिविधियां देश में चलेंगी तो क्या यह देश को एकजुट रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए उचित हैं क्या? और अगर वंचित हैं तो इसको हमको कहना चाहिए बिना ये सोचे हुए कि हमारा इससे कोई वोट की राजनीति में लाभ होगा या हानि होगी। जो सही बात है सही है। देखिए, बटोगे कटेगी जो माननीय योगी जी ने कहा उसको इस संदर्भ में लीजिए। अब जैसे माननीय राहुल गांधी जी हमेशा कह रहे हैं कि हिंदुओं की जात की जनगणना हो, क्यों जनगणना हो, और मुसलमानों में क्यों न हो? हमको तोड़ने की साजिश रच रही है। उनका माने कहने का संदर्भ है कि एक लाठी टूट जाती है, 10 लाठी इकट्ठा रहेगी, नहीं टूटेगी। और दूसरा एक बात मैं आपको बताऊं, चाहे काबुल रहा, चाहे इस्लामाबाद, चाहे लाहौर, 75% हिंदुओं का वहाँ बिजनेस था। आज हम शून्य हैं। आप बांग्लादेश की स्थिति ले लीजिए। हिंदू देखिए हमेशा से सहिष्णु रहा है और लोगों की मदद करने वाला रहा है, लेकिन और धर्म कट्टरवाद ये तो उन्होंने बस यही कहा है कि आप लोग एक रहिए। इसके अलावा डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि
छात्र बैठे हुए हैं सड़कों पर और रोजगार नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार है। इसका जवाब आप हमसे सुन लो। आप बताओ, ये भर्तियां तो हो रही हैं, लेकिन ये एक तथ्य है कि सरकारी नौकरियां उतना नहीं हैं जितना युवा की या समाज की अपेक्षा है। क्या व्यवसाय करना या जो सरकार व्यवसाय के लिए अवसर उपलब्ध करा रही है, विद्यार्थियों को भी, कम आय वालों को भी ऐसा व्यवसाय का अवसर दे रही को खुद दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। क्या यह रोजगार नहीं है? क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है? ये सोच कांग्रेस की हो सकती है, सपा की हो सकती है। हमारा कहना है कि कौशल विकास के माध्यम से हम युवाओं को जो फ्री ब्याज दे रहे हैं और उसके कारण जो छोटे उद्योग चलवा रहे हैं, इनसे सबसे माने अवसर बढ़ रहे हैं व्यवसाय के और लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार का मतलब खाली सरकारी नौकरी नहीं है। कहीं न कहीं महिलाओं की उन्नति के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी सरकार काम करती है। तो कितना संतुष्ट हैं वर्तमान सरकार के महिला सशक्तिकरण? हम लोग 100% संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का 3 तलाक ख़त्म किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने में हर एक अपना योगदान दिया, जैसे कि शौचालय, आवास, उज्ज्वला कनेक्शन, मतलब जितना हो सकता है 35% आरक्षण भी हम लोग को मिला। जितना हो सकता है महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। हम सब महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हैं, आगे भी ऐसे बने रहेंगे। महिला सुरक्षा की बात आती है और कई बार कई तरह के केसेस भी होते हैं, तो उसमें सरकार का रोल क्या देखती है? देखिए, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार वहाँ कार्रवाई करती है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर महिलाओं पे कोई उत्पीड़न हुआ है तो सरकार उसको देखती रही हो, ऐसा नहीं है। जहाँ भी अगर क्राइम हुआ है तो सरकार उस हिसाब से कार्रवाई की। विकास की बात होती है, सारी पार्टियां कह रही हैं कि जो विकास गांवों तक पहुंचना चाहिए था, हालांकि भाजपा का दावा है कि उसने विकास का सबसे ज़्यादा जो है काम किया है। आपको क्या लगता है? हमारे योगी और मोदी की सरकार में डबल इंजन के जितना विकास अब तक हुआ है, उसका चौथाई भी विकास समाजवादी के शासन में नहीं हुआ है। जैसे आज सबका विकास, सबका विश्वास हमारी पार्टी लेकर चल रही है, जो निःशुल्क अनाज दिए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है उज्ज्वला गैस में, और जितने भी सड़कों का जाल हमारी सरकार ने बिछा दिया है, आज तक कभी यह सपने में समाजवादी पार्टी नहीं जीती थी। हम फूलपुर का उपचुनाव भारी अंतर से जीतेंगे। आप चले जाइए, यहीं बगल समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। वहाँ के कार्यालय में आदमी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। हमारे कार्यालय में सुबह से शाम गाड़ी का और पब्लिक का मेला लगा हुआ है। हम 35,000 से ऊपर उपचुनाव हमारे दीपक पटेल जी जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के अपने दावे हैं तो विपक्ष के भी अपने दावे हैं। दांव प्रतिदांव के बीच में जनता मौन तो है, लेकिन वो जानती है कि हित उसका किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके अपने कौन से मुद्दे हैं जिन पर उसे चुनाव करना है। जागृति भी है और यही कारण है कि चुपचाप होकर के वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 20 तारीख को वो कौन सा निर्णय लेते हैं। लेकिन राजनीतिक दल अपने पक्ष में जनता का समर्थन पाने के लिए पूरा जोर लगा कर रखे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, फूलपुर, प्रयागराज।